ओके, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने सर्किट ले लिया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक 10 वोल्ट की बैटरी ली है, यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टर लिया है, यहाँ पर 0.5 ओम का एक रेजिस्टर ले लिया है। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट। आपको पहले फाइंड आउट करना रहेगा कि यहाँ पर ये जो सर्किट है, इस सर्किट के अंदर अगर आप पावर की एफिशिएंसी निकालेंगे तो पावर का एफिशिएंसी क्या आएगा, राइट। तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट, ठीक है, कि इसमें से कितना पावर एफिशिएंटली आप आउटपुट ले सकते हो। तो उसके लिए आप सभी को पता है कि एफिशिएंसी फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100 इन परसेंटेज। किसी भी चीज की एफिशिएंसी फाइंड करनी है उसके लिए आप हमेशा यही फॉर्मूला यूज करते हो, दैट इज आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100 इन परसेंटेज, राइट। अच्छा, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ से कितना करंट जा रहा है, आई। अब ये जो आई करंट है वो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। आर कितना है 2.5 और वी कितना है 10, आर कितना है 2.5, तो आपको करंट कितना मिल जाएगा 4 एम्पियर, यस और नो। तो यहाँ पर आपको करंट मिल जाता है बेटा 4 एम्पियर। अच्छा, अब एक चीज समझिए कि इनपुट पावर अगर आपको निकालना है तो इनपुट पावर के लिए हम क्या करते हैं, V इंटू आई। क्या करेंगे, V इंटू आई, और V इंटू आई करेंगे तो 4 एम्पियर इज योर करंट, 10 वोल्टेज इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, तो 40 वॉट इज द इनपुट पावर। ये क्या आ गया आपका 40 वॉट इज योर इनपुट पावर। अगर हम बात करें आउटपुट की, किसकी बात करेंगे, आउटपुट की, तो आउटपुट पावर के लिए क्या लिख सकते हैं, देखिए आउटपुट पावर के लिए आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर। क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर। अब आप यहाँ पे देखिए किसके अक्रॉस निकालना है आउटपुट, तो 0.5 ओम के अक्रॉस, ठीक है। तो आई का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस है आपका 0.5, तो 16 इंटू 0.5, तो 16 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 वोट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इनपुट 40 है और आउटपुट कितना है 8 वॉट, कितना है 8 वॉट। अगर आपको इसकी एफिशिएंसी निकालनी है बेटा, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो देखो। एफिशिएंसी के लिए आप लिख सकते हैं आउटपुट, आउटपुट कितना है 8 वॉट, इनपुट कितना है 40 इंटू 100 इन परसेंटेज, ठीक है। तो ये 8 5 5 इंटू 20, तो कितना परसेंट एफिशिएंसी आया, 20% एफिशिएंसी आ गई। बोलो क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है बेटा, एफिशिएंसी कैसे निकाली, एनीवन हैज एनी डाउट, कोई डाउट है यहाँ पे, चलो नो नहीं है तो सर। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस मैंने चेंज करके ले दिया 2 ओम। कितना ले लिया 2 ओम। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ये जो है आपका स्मॉल आर है और ये आपका कैपिटल आर है। अच्छा, ये बात बताओ मुझे कि क्या इस केस में एफिशिएंसी कैसी मिल रही होगी, सर 100%। 100%। यस सर। अच्छा 100% मिल रही होगी। 100% क्यों मिल रही होगी, क्योंकि सर दोनों क्योंकि इक्वल है, मैक्सिमम पावर आएगा ना। आउट है तो मैक्सिमम क्योंकि आपको ये बताया गया है कि स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर होता है, उस टाइम पे पावर मैक्सिमम होती है, यस और नो। आपको यही बताया यस गया है ना। यस सर। तो बस यही एक मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में रहता है, जिसे दूर करने के लिए मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। पावर मैक्सिमम होना और एफिशिएंसी मैक्सिमम होना, दिस बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। ये दोनों एक चीज नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिए। बच्चे यहीं पर गड़बड़ करके आते हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको अभी, कि एफिशिएंसी जब आप निकालते हो और जो मैक्सिमम पावर निकालते हो, ये दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। समझ में आया। तो ऐसा नहीं है कि पावर मैक्सिमम होगा तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्या होता है, चलो देखिए मैं बताता हूं आपको। मैक्सिमम टाइम्स बच्चे यहीं पे गड़बड़ करके आते हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो करंट कितना आएगा, तो करंट आप देख सकते हो 10/4, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 एम्पियर, यस और नो।
अगर आपसे पूछा जाए भाई इनपुट पावर कितना है, तो आप इनपुट पावर के लिए लिख सकते हैं V इंटू आई। तो V कितना है 10, I कितना है 2.5, तो कितना आ जाएगा 25 वाट। अगर आपसे पूछा जाए भी आउटपुट पावर कितना होगा, तो आउटपुट पावर के लिए आप लिखेंगे I स्क्वायर R। I कितना है 2.5 का स्क्वायर इंटू R। R कितना है 2, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। आउटपुट पावर कितना हो जाएगा बेटा 12.5 वाट हो जाएगा। अच्छा, अब आपको मान लो एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100 इन परसेंटेज। ठीक है, तो आउटपुट कितना आया 12.5, इनपुट कितना आया तो 25 इंटू 100, ये 2 ये 50, तो कितना एफिशिएंसी आया, कितनी एफिशिएंसी आ गई भाई 50% आ गई। कितनी एफिशिएंसी आई 50%। बोलो ये चीज समझ में आ गई। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर सेम आपको एफिशिएंसी फाइंड करनी है। इसमें मैंने चेंज कर दिया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया है 3 ओम का। कितना लगा दिया 3 ओम का। अच्छा अब बताइए, अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, सेम वही केस, I इज इक्वल्स टू V बाय R। V कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है टोटल 5, तो करंट कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। इसका मतलब अगर आपसे इनपुट पावर पूछा जाएगा तो आप क्या लिख के आएंगे V इंटू आई। V कितना है, V कितना है 10, I कितना है 2, तो 20 वाट आपका इनपुट पावर आया, यस और नो। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए आउटपुट पावर क्या आएगा, तो आउटपुट पावर के लिए आप क्या लिख सकते हैं I स्क्वायर R। I स्क्वायर R मतलब 2 का स्क्वायर इंटू R। R कितना है 3 ओम, कितना है 3 ओम। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 तो 12 वोल्ट। अब बताइए एफिशिएंसी ज्यादा होगी या कम होगी। अब मुझे ये बताइए कि एफिशिएंसी यहाँ पर 50% से ज्यादा होगी या कम होगी। ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। अच्छा चलिए देखते हैं। देखिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू लिखते हैं आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100 इन परसेंटेज। आउटपुट कितना है 12 वोल्ट, इनपुट कितना है 20 इंटू 100 इन परसेंटेज, तो 20 इंटू 5, 12 इंटू 5 60%, मतलब एफिशिएंसी कितनी आ गई 60% एफिशिएंसी हो गई। कितनी हो गई एफिशिएंसी 60%। तो इसका मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी ज्यादा मिली, यहाँ पर एफिशिएंसी क्या हो गई, अरे एफिशिएंसी बढ़ गई ना बेटा। यस इसका मतलब ये हुआ, अब आप कंपैरिजन करके देखो, अगर मैं ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता जाऊंगा तो इसके अक्रॉस मुझे जो पावर चाहिए वो क्या हो जाएगा, कम की ज्यादा। ज्यादा। अरे थप्पड़ मारूंगा मैं अभी एक, कम कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे कंपैरिजन करो, आपको क्या बोला गया, इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल पे पावर मैक्सिमम मिलता है, यस और नो। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा तब आपको पावर रेजिस्टेंस पावर एक्स मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस को मैंने क्या किया है, इंक्रीज किया है। रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने की वजह से देखो कितना पावर मिल रहा है 12 वोल्ट, और यहाँ पे कितना मिल रहा था 12.5। इसका मतलब पावर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। पावर क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे बदल रही है वो क्या है कि एफिशिएंसी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब अगर आप ये रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती जाएगी, यस और नो। यस। तो अगर आप एफिशिएंसी बढ़ाना चाहोगे तो आपको क्या करना होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होगा। रेजिस्टेंस क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा ना, यस और नो। अगर देखो मैं यहाँ पर सपोज मान लो एग्जांपल ले लेते हैं एक और, इसको और डिटेल में देखो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया,
ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को मैंने इंक्रीज कर दिया। ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को मैंने ले लिया 8 ओम। कितना ले लिया? 8। अच्छा, अब देखो तो सॉल्यूशन अगर हम निकालेंगे इसका, तो आपको करंट कितना मिलेगा? V बाय आर। V कितना है? 10। टोटल रेजिस्टेंस 10, करंट कितना आएगा? 1 एम्पियर। इसका मतलब बेटा इनपुट पावर कितना आ जाएगा? V इंटू वाई, V 10 इंटू 1, तो 10 वोल्ट आपका इनपुट पावर। आउटपुट निकालो, आउटपुट कितना आएगा? I स्क्वायर आर। आउटपुट कितना आएगा? I स्क्वायर आर। I कितना है? 1 का स्क्वायर, ये आया 8 वॉट। कितना आ जाएगा आउटपुट? 8 वॉट। एफिशिएंसी निकालो, तो एफिशिएंसी के लिए क्या लिखेंगे? एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100 इन परसेंटेज। तो कितना परसेंट एफिशिएंसी हो गया? कितना परसेंट एफिशिएंसी हो गया बेटा? 80%. 80%. 80%. राइट? Yes, sir. अच्छा, अब आप जब सर्किट बनाओगे तो आप क्या ध्यान रखोगे? रेजिस्टेंस को ज्यादा रखोगे, इक्वल रखोगे या कम रखोगे? ज्यादा. देखो, एक चीज तो समझो आप, ये जो केस है जिसमें रेजिस्टेंस कम लिया है, ये केस तो बिल्कुल बेकार है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपका आउटपुट पावर भी कम मिल रहा है और एफिशिएंसी भी कम मिल रही है। ठीक है? ये जो केस है, इस केस के अंदर आपको आउटपुट पावर ज्यादा मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम आउटपुट पावर मिल रहा है, और एफिशिएंसी 50% मिल रही है। ये जो केस है, इसके अंदर आउटपुट पावर थोड़ा सा कम हुआ लेकिन एफिशिएंसी बढ़ गई। तो जब आप सर्किट बनाओगे उस टाइम पे आप या तो ये वाला सर्किट बनाओगे, इंटरनल इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल वाला, या ऐसा कोई सर्किट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट आपकी एफिशिएंसी तो थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है। लेकिन ऐसा सर्किट बनाने का भी कोई फायदा नहीं है जिसमें आपका आउटपुट बिल्कुल कम हो जाए और एफिशिएंसी आप 100% ले जाओ। ऐसा भी बनाने का कोई फायदा नहीं होता है। क्लियर है यहां तक? यस और नो? Yes, sir. तो Yes. यहाँ पर मेनली जो चीज क्लियर करनी है आपको दिमाग में, वो ये है कि पावर और एफिशिएंसी, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया ये चीज? सभी को क्लियर एकदम? Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes. अब इसका मान लो ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो, ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसे आएगा इसका। यहाँ पर ग्राफ बन रहा है पावर वर्सेस रेजिस्टेंस के बीच में। ठीक है? और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ये आपका पी मैक्स पॉइंट है, मैक्सिमम पावर का पॉइंट। यहाँ पे स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर है। ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम कब मिलेगा पावर? स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर पे मिलेगा। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसी के बेसिस पे अगर हम यहाँ पर एक और ग्राफ बनाए, दैट इज फॉर एफिशिएंसी वर्सेस आर। किसका ग्राफ? एफिशिएंसी वर्सेस आर का ग्राफ। तो एफिशिएंसी वर्सेस आर के ग्राफ में आपको एक चीज बहुत ही क्लियर पता है, वो ये कि स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर वाला एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपको एफिशिएंसी कितनी मिलती है? 50%। ये फिक्स है बेटा। ठीक है? एफिशिएंसी कितनी मिलेगी? 50%। तो इसका जो ग्राफ आता है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। बोलो, क्लियर है? Anyone has any doubt? Anyone has any doubt? सर हाँ बोलो। हेलो सर, ये जो आपने 50% के आगे बनाया है
सर वो डाउनलोड ऊपर अपवर्ड नहीं आएगा सर? वो कौन सा डाउनलोड के बदले अपवर्ड नहीं आएगा सर? कौन सा वाला? आर कैप। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके, अब जो मैं आपको करवा रहा हूं दैट इज स्पेशली फॉर द योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, विश्वा, विश्वा बेटा आपके स्कूल में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में बताया गया इस बार? नहीं सर, वो ओमिट हो गया ना, सीरीज एंड कॉम्बिनेशन। ओके, आप लोगों की मतलब सीबीएसई में से हटा दिया ना इस साल तो? हाँ हाँ। ओके ठीक है, चलो। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पर ये नीट के लिए और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के अंदर कैसा है, देखिए कुछ इस तरीके का सर्किट हमारे पास में है। और ये सर्किट चलता रहता है। कुछ इस तरीके से। ये कुछ ऐसा सर्किट है जिसमें ये बैटरी है E1 R1, E2 R2, E3 R3 अप टू EN R है, मतलब n बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, n बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हम इस वक्त जो पार्ट पढ़ रहे हैं दैट इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन का पार्ट स्टडी कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, अब अगर आप एक चीज समझिए, क्या ये सभी बैटरीज को आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो तो क्या ये सारी बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं? तो क्या हम इसको लिखना चाहें तो क्या कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं? इसका लिखने का दूसरा तरीका कुछ इस तरीके से कि ये आपका EMF, सॉरी दूसरे पेज पे ले लेता हूं। ये आपका कैपिटल R, ये आपका R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट बेटा कितना आएगा? और ये आपका EMF इक्विवेलेंट। तो EMF इक्विवेलेंट आप निकालोगे, दैट मींस यू हैव टू ऐड ऑल द बैटरीज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ EI। ठीक है, और R इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है, इसका मतलब समेशन ऑफ RI। बोलो, क्लियर है? यस और नो? Yes. यस सर। यस। ठीक है, तो ये आपका, अगर आपको इसमें से करंट फाइंड करना है तो करंट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? I इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ EI अपॉन कैपिटल R प्लस समेशन ऑफ RI। क्या यही करेंगे करंट फाइंड करने के लिए इसमें से? यस और नो? Yes. बोलो, कोई दिक्कत? No. Anyone has any doubt? अच्छा, अगर मान लो आपसे कोई ऐसा कहे कि आप समझिए there are n identical batteries are connected in series combination। कितनी? n identical batteries are connected in series combination। अगर उसमें से दो बैटरी, मान लो मैं ऐसा कहूं कि 100 बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें से दो बैटरी को रिवर्स कर दिया जाता है, ऑपोजिट साइड में लगी हुई है, तो आपकी बैटरीज जो काउंट होगी वो कितनी होगी? इस तरीके से समझिए, फिर से। मैं ऐसे बता रहा हूँ। सपोज ये मान लो ये एक बैटरी है और एक ये बैटरी है। 96 सर। इसमें से कितनी बैटरीज काउंट होगी? 96 96 सर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब मैंने यहाँ पर 3 बैटरी बनाई है बेटा, कितनी बनाई है? कितनी बनाई है? 3। तीन। तो ये दो तो निकल जाएंगे Yes.
क्योंकि ये दो तो एक Sir. दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यस और नो। Yes. तो जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे समझिए। अगर आपसे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल n identical batteries are connected in series, कितनी n identical batteries are connected in series, ठीक है, out of them m are reversed, उसमें से m बैटरीज क्या हो गई, रिवर्स कर दी। तो आपको अगर EMF इक्विवेलेंट लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, n minus 2m। n minus minus N minus 2m 2m। into e, क्या ये लिखना बिल्कुल सही है, यस सर। यस और नो। yes sir, yes sir. Yes. अगर आपसे R इक्विवेलेंट पूछा जाए तो क्या आप लिखेंगे n टाइम्स ऑफ R, बिकॉज उसके अंदर तो रिवर्स करो चाहे कुछ भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यस और नो। Yes. Yes. ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा सभी को, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए फिर से, Yes, sir. ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 बैटरी लगाई मैंने। अब ये और ये और ये, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, ये 4 Yes. Yes. समझ में आया, तो बची कितनी, 2। 2. अच्छा, अगर मैं मानू n इज इक्वल्स टू कितनी है, 1 1 2 3 4 5 6, कहने के लिए कितनी बैटरी है, 6, उसमें से रिवर्स कितनी की गई, तो 1 और 2 रिवर्स है तो 2। और फॉर्मूला क्या है आपका, n माइनस 2m इंटू e, तो n कितना है 6 माइनस 2, m कितना है 2 इंटू e, तो 6 माइनस 4 2e, तो कितना बचा देखो, 1 और 2 ही तो बची है। आ गया आंसर, आ गया आंसर। Yes, sir. Yes sir. Sir. बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब आसान है फिर इसमें, ठीक है। Yes. नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये हमने जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल स्टडी किया, इसके अंदर आपने देखा कि व्हाट वी हैव डन, वी हैव कनेक्टेड ऑल द सेल्स इन द सीरीज, नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन अ पैरेलल। कैसे, पैरेलल में, तो Parallel. सेल्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक मिनट, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से हम लोगों ने सर्किट बनाएंगे, ये एक सर्किट बना लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया ये E1 बैटरी है, ये E2 बैटरी है, ये आपका R1 रजिस्टर है, ये आपका R2 रजिस्टर है। ये R1 R2 जो मैंने लिखा है बेटा वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो क्या है, इंटरनल रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ से करंट I निकलेगा बाहर, ये आपका I1 निकलेगा, यहाँ से आपका I2 निकलेगा, यस और नो, और यहाँ पे I एंटर करेगा, यहाँ पे I1 एंटर करेगा, यहाँ I2 एंटर करेगा, कुछ इस तरीके का सर्किट रहेगा। लेकिन जब आप इसको एक सिंगल सर्किट से रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, सिंगल सर्किट से रिप्लेस करेंगे। अब जैसे मैंने E1 E2 लिखा है, वैसे आप n आइडेंटिकल बैटरीज को भी कनेक्ट कर सकते हो पैरेलल में, यस और नो। जैसे मैंने यहाँ पे E1 E2 लिया है, कि आप E3 ले लो, E4 ले लो, E5 ले लो, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसे Yes. कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने पहले इसको रिप्लेस किया एक सिंगल सर्किट से। जब हम इसे सिंगल सर्किट से रिप्लेस करेंगे
तो हमें ईएमएफ इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, यस और नो। तो ईएमएफ इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या किया गया वो देखते हैं। ये आपका बैटरी हो गया, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा दिया, ये कुछ इस तरीके से, दिस इज योर ईएमएफ इक्विवेलेंट, दिस इज आर इक्विवेलेंट एंड दिस इज कैपिटल आर, यस और नो। तो आई को क्या लिखेंगे, तो आई को लिखा जाएगा ईएमएफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, सॉरी, I इक्वल्स टू E बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। लेकिन अब आप इसमें एक चीज समझिए कि E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये मेन रोल प्ले करेगा, बाकी सिंपल फॉर्मूला है करंट का। तो इसको करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, KVL लगा लिया। क्या लगा लिया, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सभी को याद है बेटा? Yes, sir. अच्छा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, यस और नो? सही है ये क्या? बिल्कुल Yes, sir. ओके। Yes. अब यहाँ पे मैंने लगाया कुछ इस तरीके से, मैंने स्टार्ट किया भाई E1, यहां से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट से स्टार्ट किया मैंने, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो आपको दिख रहा है कि I1 क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो डिक्रीज, तो माइनस I1 R1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस I1 R1, फिर माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस E1, फिर ये आपका प्लस ये माइनस, तो माइनस I इंटू कैपिटल R इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. दूसरा देखो, ये आपका I2 है, यहां से करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो माइनस I2 R2, देन नेगेटिव टू पॉजिटिव तो प्लस E2, देन यहां से बाहर निकलेंगे अगेन प्लस से माइनस, तो माइनस I इंटू कैपिटल R इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, यस और नो? Yes, sir. इन दोनों इक्वेशन का हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पर देखो, अब मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके और मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया। देखिए, मैंने इसे रीअरेंज करके लिखा, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैंने कैसे लिख लिया, समझिया, मैंने लिखा E1 माइनस I1, सॉरी दिस इज स्मॉल r, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। देखिए, इसे मैं लिखता हूं E1 माइनस I1 R1 माइनस I इंटू कैपिटल R इक्वल्स टू 0, E2 माइनस I2 R2 माइनस I इंटू कैपिटल R इक्वल्स टू 0, ये लिख लिया। अच्छा, अब क्या किया, इसे लिखा मैंने कुछ इस तरीके से, E1, ये जो R1 है, इस R1 को मैं इसके नीचे लेके आता हूँ, E1 बाय R1 माइनस I1 माइनस I इंटू कैपिटल R बाय R1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, E2 बाय R2 माइनस I2 माइनस I इंटू कैपिटल R बाय R2 इक्वल्स टू 0, and so on we can write similarly for other। तो इसको मैंने लिखा summation of EI upon RI माइनस ये I1 ये I2, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 I हो जाएगा, यस और नो? Yes. तो यहाँ पर I1 प्लस I2 ऐड किया तो माइनस I इंटू R, और हम लिख सकते हैं 1 अपॉन समेशन ऑफ RI, क्या लिख सकते हैं, यस और नो, इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन जो मैंने लिखी, ये जिसको समझ में नहीं आई वो पूछ सकता है पहले, तो ये क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कि मैंने कैसे लिखा है। क्या ये इक्वेशन सभी को समझ में आई है? Yes. ये बेटा Yes, माइनस ऑफ I1 प्लस I2 करेंगे ना तो ये माइनस I हो जाएगा, इसलिए मैंने इस तरीके से डायरेक्टली I लिख दिया है। समेशन ऑफ ऑल द करंट्स विल बिकम I।
ठीक है, ओके। नाउ अंडरस्टैंड नेक्स्ट पार्ट। समझिए, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने x को लिख लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो नाउ आई कैन से, इसमें से हम i को बाहर ले सकते हैं, कॉमन लिख सकते हैं या नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको ले जाता हूं इस तरीके से, समेशन ऑफ ei अपॉन ri इज इक्वल्स टू i प्लस i इंटू कैपिटल R बाय समेशन ऑफ ri। क्या ऐसा लिखना बिल्कुल सही है? कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें? कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें? No, sir. No, sir. पक्का? एक बार देख लो, गड़बड़ नहीं हो कुछ भी। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, समेशन ऑफ 1 अपॉन ri। इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, समेशन ऑफ 1 अपॉन ri। ठीक है ना। वी कैन से i विल बी द कॉमन, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, 1 प्लस r इंटू समेशन ऑफ 1 अपॉन ri। ठीक है, और ये आ गया आपका समेशन ऑफ ei अपॉन ri। तो i इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, i इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ ei बाय ri डिवीजन में 1 प्लस r समेशन ऑफ 1 अपॉन ri। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? Yes, sir. ये स्टेप सभी को क्लियर है? पहले ये बहुत जरूरी है ये चीज क्लियर होना। ये कैसे लिखा, क्या ये सबको क्लियर है? देख लो एक बार आराम से, समझ में आया नहीं आया मुझे Yes, बताइए। sir. आगे देखिए। ओके, अब आप एक चीज समझिए कि बेटा ये यहाँ पर हमने ये जो स्टेप लिखा है समेशन ऑफ ei बाय ri वाला, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं। अब इसके अंदर एक चीज देखिए, ये जो समेशन ऑफ ei बाय ri है, ठीक है, अगर हम इसे चाहें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये जो पूरा है मैथमेटिकली, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप लिख समझिए एक बार, समेशन ऑफ ei बाय ri डिवीजन में समेशन ऑफ 1 बाय ri बाय r प्लस समेशन ऑफ r प्लस 1 बाय समेशन ऑफ 1 अपॉन ri। कैसे लिख सकते हैं? Yes, sir. भाई मैंने क्या किया, समेशन ऑफ 1 अपॉन ri से डिवाइड कर दिया है सबको, ऊपर भी और नीचे भी लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब ये जो है ये आपका पूरा E इक्विवेलेंट आ गया, ये क्या आ गया आपका पूरा E इक्विवेलेंट, और ये जो आएगा ये आपका पूरा क्या आ जाएगा, ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा। समझ में आया? करंट हमने क्या लिया, समेशन ऑफ ei अपॉन ri बाय समेशन ऑफ 1 अपॉन r। देखो ये भी सही है, गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं ये गलत है, ये मैं बता रहा हूं कि आप ये भी लिख सकते हैं। समझिए, और ऐसा क्यों लिख रहा हूं वो भी मैं बता देता हूं आपको। देखिए, अगर मान लो, इसी को मैं आगे लिखते हुए चलता हूं, देखो ये जो रीअरेंजमेंट कर रहा हूं, ये रीअरेंजमेंट इसलिए कर रहा हूं जिससे कि क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे आगे। समझ में आ रहा है?
अगर मान लो आपसे कहा जाए n आइडेंटिकल बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कितनी n आइडेंटिकल बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब n आइडेंटिकल बैटरीज अगर कनेक्टेड है, ठीक है, समझिए, इफ n identical batteries are connected in parallel, तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे I इज इक्वल्स टू, ये जो समेशन ऑफ EI अपॉन RI आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? समेशन ऑफ EI अपॉन RI। तो n आइडेंटिकल बैटरीज के लिए आप क्या लिखेंगे? n टाइम्स ऑफ E बाय R, यस और नो? अरे ये जो फर्स्ट पार्ट है ये इतना, इसके लिए आप क्या लिखेंगे? n टाइम्स ऑफ E अपॉन R। Yes. डिवीजन में क्या लिखेंगे? n/r। रुकिए NR. मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको, EMF इक्विवेलेंट निकालना, ठीक है? तो EMF इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने लिखा E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, सिर्फ इतने पार्ट का यूज कर रहा हूँ बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है? ये EMF इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो n टाइम्स ऑफ E बाय R डिवीजन में समेशन ऑफ 1 अपॉन RI। अब 1 अपॉन RI मतलब n आइडेंटिकल बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? n बाय R। पहले ये समझ लो ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। क्या ये सही लिखा है या नहीं लिखा है? यस। सही है? Yes, sir. हाँ, अगर ये सही है तो आप देखिए, ये R से R गया, ये N से N गया, तो EMF इक्विवेलेंट कितना आया? E क्या आ गया? ये आपका इक्विवेलेंट EMF आ गया। अच्छा, अब ये निकालो, ये आपका R इक्विवेलेंट है, ये क्या है आपका? R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या लिखेंगे? R इक्विवेलेंट के लिए आप लिखेंगे 1 बाय समेशन ऑफ 1 अपॉन RI। तो समेशन ऑफ 1 अपॉन RI मतलब क्या होगा? n बाय R। N by R. तो ये क्या हो जाएगा? क्या R बाय N हो जाएगा ये R इक्विवेलेंट? अरे ये भाई ये वाला स्टेप Yes, समझ में आया? sir. ये वाला समझ में Yes, आया? sir. 1 हाँ, बाय N sir. अपॉन R है तो R अपॉन N हो जाएगा ना। तो यहाँ पर करंट हाँ, आप sir. निकालोगे वो क्या आ जाएगा? I इज इक्वल्स टू, अब आप लिखिए EMF इक्विवेलेंट बाय कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। अब आप समझिए, तो EMF इक्विवेलेंट बेटा कितना है आपका? E अपॉन कैपिटल R। R इक्विवेलेंट कितना है आपका? R बाय N। क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है? क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है? Yes. Yes, sir. n आइडेंटिकल बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल के लिए क्या आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो? यस और नो? यस और नो? अरे आप तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो ना, इतनी जब मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी कि इसका कैसे यूज करना है, सो नाउ यू कैन राइट डायरेक्टली if n identical batteries are connected in parallel then you can write easily here that I is equals to E by capital R plus small r by n। क्या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ, sir. Yes, sir. और बैटरी शुड बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम वोल्टेज वाली होनी चाहिए। समझ में आया? हेलो, Yes, क्लियर है यहाँ तक? yes. सर एक मिनट आगे वाली स्लाइड करो ना, ये वाली है इससे आगे वाले? उसके आगे वाली। हाँ बस हो गया। चलिए आगे देखिए। अगर हमें मिक्स्ड ग्रुपिंग दी जाए, मिक्स्ड ग्रुपिंग मतलब सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो, दिस इज अगेन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग
अब मिक्स ग्रुपिंग में क्या होगा देखिए, रुको एक मिनट, ये हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है m टाइम्स, कितनी बार m टाइम्स, सिमिलरली m, मतलब अब सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बैटरीज कनेक्टेड है, En, Rn, और these are going in this combination also, मतलब ये ऐसे भी कनेक्टेड रहेंगी। ठीक है, समझ में आया? मतलब सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. इसका EMF इक्विवेलेंट आप निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका EMF इक्विवेलेंट जब आप बेटा निकालोगे तो ये आ जाएगा n टाइम्स ऑफ E। कितना आ जाएगा? n टाइम्स ऑफ E। और अगर आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा NR बाय M। ठीक है, क्लियर है? अगर यहां पे आपसे पूछा जाए इस केस में, मतलब मिक्स ग्रुपिंग का केस है, EMF इक्विवेलेंट आपको पता है, R इक्विवेलेंट आपको पता है, और आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द रिलेशन, क्या पूछ रहे हैं? फाइंड आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन N, M, small r, capital R such that we will get maximum power. We will get maximum power. तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या केस है विश्वा? अगर आपको मैक्सिमम पावर अचीव करना है तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्या होना चाहिए उसमें, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R होना चाहिए। यस और नो? यस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कितना है? R इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टर दैट इज R। अच्छा, अब R इक्विवेलेंट कितना है? तो R इक्विवेलेंट है आपका NR बाय M इज इक्वल्स टू R। तो ये रिलेशन होना चाहिए। बोलो, आई बात समझ में? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. का Yes, sir. यस और नो? Yes. Yes, sir. ओके, चलिए अब एक चीज समझिए, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आप में से सबने अपने अपने घर में फ्यूज देखा होगा, देखा है फ्यूज? अब आपके घर में MCB लगी होती है, फ्यूज हो सकता है अभी के टाइम पे बहुत कम लोगों के घर पे आपको देखने को मिलेगा। जो पुराने घर है या जहाँ पे पुराना वायरिंग अभी भी लगा हुआ है, उनके घर पे फ्यूज देखा होगा आपने। फ्यूज समझते हो क्या होता है बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब वो जो फ्यूज होता Yes, है, sir. उस फ्यूज में हम क्या लगाते हैं? बीच में एक कॉपर का वायर लगाते हैं। यस और नो?
Yes. अच्छा, अगर मान लो कभी Yes, ऐसा sir. होता है कि वो जो फ्यूज का जो वायर है अगर वो ब्रेक हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है मतलब मेल्ट हो जाता है बेसिकली। मान लो हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज आ जाता है तो कई बार वो जो वायर होता है कॉपर का वो वायर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जब आप उसको निकालते हो आप देखते हो कि वो जो वायर है वो बीच से टूट गया है, मेल्ट हो गया है, तो आप क्या करते हो, आप क्या Replace. करते नया हो, ब्रेक. वो फेंक के तरह लगा देते हैं। क्या करता है पार्थ, दूसरा लगाना पड़ता है सर। दूसरा लगाना पड़ता है। लेकिन दूसरा लगाने के लिए आप क्या करते हैं, आपने कॉपर का वायर लिया, यस, आपने उसको ब्रेक किया उसकी साइज का देख के थोड़ा बहुत, क्या आप स्केल से मेजर करते हैं उसकी लेंथ को, No. आप उसकी लेंथ को क्या स्केल से मेजर करके फिर लगाते हो कि इतनी ही लेंथ का वायर लगाना है जितना पिछली बार लगाया हुआ था, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या करते हो, आप एक रैंडमली कैलकुलेशन करके आप उसको कट कर देते हो और उसको फिट कर देते हो और आपका काम चालू हो जाता है, यस और नो। तो यहां से एक बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी चाहिए, वो ये कि जो वायर आप लगाते हो और उस वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है या वो जो वायर मेल्ट हो जाता है या जो ब्रेक हो जाता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर। क्या होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर। वो उसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है कि वायर ब्रेक कब होगा। समझ में आया, आप एग्जैक्ट उसी साइज का लो या हल्का सा थोड़ा लेंथ ज्यादा ले लो तो भी वायर तो मेल्ट हो ही जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेल्टिंग जो होती है वायर की, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर। क्या ये चीज क्लियर है आप सभी को? Yes, sir. अब इसे एक्चुअली क्या होता है कि प्रीवियसली मतलब प्रीवियस ईयर्स में, कुछ पुरानों सालों में इसके बेसिस पे इसकी डेरिवेशंस वगैरह हुआ करती थी, लेकिन हम उस पर अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि करंट मतलब जो वायर है, फ्यूज का जो वायर है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ, मतलब उसका जो मेल्टिंग वगैरह जो होती है उसमें हमें उसकी लेंथ से डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। तो हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे इसके बारे में, इसको ज्यादा हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। ओके, बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है डाउट? नहीं है तो चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखिए, आप सभी को पता है कि आपके घर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, आपके घर में जो वायरिंग आ रही है वो वायरिंग कहाँ से आती है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? जनरेट किया जाता है। उस जनरेशन के बाद में वहां पे जो पावर डेवलप किया, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने 100 मेगावाट पावर प्लांट लगाने की परमिशन दी। 100 मेगावाट मतलब 100 इंटू 10⁶ वाट का पावर प्लांट हो गया, मतलब इतना पावर वो जनरेट करेगा। वो पावर प्लांट इतना पावर वो 10⁸ वाट पावर जनरेट करेगा। अब ये जो पावर जनरेट करेगा तो वो पावर कहीं ना कहीं भेजी भी तो जाएगी, यस और नो? अगर वो इतना पावर प्लांट जनरेट करेगा तो वो पावर कहीं ना कहीं भेजी भी तो जाएगी। तो वो पावर को भेजने के लिए जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन, क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन। तो अगर आप में से किसी ने अहमदाबाद में देखा हो टोरेंट पावर स्टेशन, देखा है? Yes, sir. टोरेंट पावर स्टेशन देखा है? बड़ी बड़ी चिमनियां लगी रहती हैं, उसमें से धुआं निकलता रहता है। अब उसके हाँ, जस्ट हाँ बाजू सर, में, देखा है। उसके नजदीक यस में सर। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा पावर प्लांट है वहां पे। और वहां पर आपने देखा होगा कि एक होता है सब स्टेशन सिस्टम, मतलब वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी वायरिंग की हुई होती है, उसमें काफी सारे इंडक्टर्स लगे होते हैं, कैपेसिटर्स लगे होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वहां पे सेटअप किया गया होता है वहां पे। और वहां से क्या होता है कि आपने गांव में देखा होगा कि गांव में बहुत बड़े बड़े वो लगे होते हैं टावर टाइप, मतलब कि जिससे हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है, देखिए और यहां से वायर्स जा रहे होते हैं ऐसे, देखा है? हाँ सर। ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप यहाँ पे जाके खड़े रहते हैं कभी, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमिंग नॉइज आती है, ऐसे करके आवाज आती, सुनी होगी। यस सर। ठीक है, तो वो जो हमिंग नॉइज है, वो हमिंग नॉइज इसलिए आती है क्योंकि ये जो वायर्स आपने लिए हैं, इन वायर्स में से करंट पास हो रहा होता है। ठीक है, वायर्स में से करंट पास हो रहा होता है, वो उसका नॉइज होता है। ठीक है, दूसरी चीज, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। हमने जब पावर जनरेट किया तो मान लीजिए कि 220 किलोवाट पावर है, कितना है? 220 किलोवाट पावर है, ये पावर है आपके पास में। आप इस पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो। मान लो अहमदाबाद से आपके घर तक बिजली आ रही है 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, तो उसको भेजना भी तो पड़ेगा ना वायर केबल्स के थ्रू, यस और नो? तो जो केबल्स के थ्रू भेजा जाता है उसे कहते हैं हाई ट्रांसमिशन लाइन। क्या कहते हैं उसको? हाई ट्रांसमिशन लाइन, मतलब कि वहां पर हाई वोल्टेज सप्लाई की जाती है। अब आपको पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए, क्वेश्चन ये है बेटा, टू ट्रांसमिट पावर, टू ट्रांसमिट पावर 220 kilowatt, should we use higher voltage or should we use higher current? High voltage. For the transmission? High voltage, sir. ठीक है, ये 10th स्टैंडर्ड में भी एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, कई बार टीचर बताते भी हैं आपको, 10th में भी ये बताया जाता है कभी कभार। ठीक है, अब देखिए होता क्या है इसमें, बहुत अच्छी चीज है ये समझने की, कि हमारे पास, हमें पता है कि भाई पावर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो आपके पास में एक ऑप्शन तो ये होता है कि भाई वोल्टेज सप्लाई जो है वो आपने ले ली 220 किलोवाट और करंट ले लिया आपने 1 एम्पियर। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास में कि आपने यहां पर वोल्टेज सप्लाई ले लिया 220 वोल्ट, 2200 वोल्ट, और करंट आपने ले लिया 100 एम्पियर। ठीक है, यस और नो? हेलो? अच्छा, अब इसमें होगा क्या, मान लीजिए कि भाई ट्रांसमिशन वायर का रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम ले लिया, कितना ले लिया? 1 ओम, कितना रहा है? 1 ओम ले लिया। अच्छा, अब आपको पता है कि 220 किलोवाट पावर तो आपका सप्लाई हो गया, 220 किलोवाट इंटू 1 एम्पियर, 220 किलोवाट इंटू 1 एम्पियर, दैट मीन्स 220 किलोवाट। तो पावर तो सप्लाई कर दिया आपने यहाँ पर भी देखो पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, तो 2200 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 220 और 1 2 और 3 3 0, तो 220 किलोवाट। इसमें भी पावर सप्लाई हो गया। ये सेकंड केस के अंदर, दोनों ही केसेस में पावर तो सप्लाई हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है वो समझिए।
प्रॉब्लम ये आता है फर्स्ट केस में, अगर आप पावर लॉस निकालें पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर करके, बिकॉज डेफिनेटली जब ट्रांसमिशन होता है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस होगा रेजिस्टेंस की वजह से, तो वो जो लॉस होगा वो कितना होगा, तो पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आप देखो 1 एम्पियर, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना लिया है 1 ओम, तो यहाँ पर 1 वॉट का रेजिस्टेंस लॉस हो गया। अरे यहाँ पे पावर लॉस कितना शो हुआ 1 वॉट, कितना शो हो रहा है 1 वॉट। दूसरा कंडीशन देखिए आई स्क्वायर है, आई कितना ले लिया 100 का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 1, तो 10 100 मतलब 10⁴, मतलब कि 10,000 वॉट तो वेस्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? हेलो, अगर Yes. 220 Yes, किलोवाट sir. ट्रांसमिशन करना है, उसमें से 10,000 वॉट तो वेस्ट कर दिया आपने, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे आप, पहला वाला या दूसरा वाला? First one. पहला वाला, जिसके अंदर आप हाई वोल्टेज सप्लाई का यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाई वोल्टेज सप्लाई का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब ट्रांसमिशन किया जाता है पावर का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए, उस टाइम पे हाई वोल्टेज सप्लाई का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? हाई वोल्टेज सप्लाई का। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? सर No, sir. हाँ शान, सर ऐसे कब मतलब ऐसे कभी ये ट्रांसमिशन लाइन बन सकती है जिसमें मतलब पावर लॉस 0 हो? नहीं, इम्पॉसिबल है, क्यों सर? क्योंकि ऐसा कोई कंडक्टर ही नहीं बना है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो। हम्म, चलिए, अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और टॉपिक का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या नाम है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये आपका नया टॉपिक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या स्टडी करना है पहले वो देखते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में लैब में कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा पहली चीज जिसे हम कहते हैं बैटरी एलिमिनेटर। नहीं देखा तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम बच्चों को 10th में लैब में ले जाया जाता है, ठीक है। दूसरा है रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट जानते हो क्या होता है? हाँ सर, बहुत No, सारे sir. मतलब सेंसर्स होते हैं। अब ये दो चीजें देखी, सबसे पहले बैटरी एलिमिनेटर और दूसरा रियोस्टेट। देखिए, बैटरी एलिमिनेटर का मतलब क्या होता है कि ये कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है, समझिए। ये एक बॉक्स टाइप होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसमें यहाँ पर रीडिंग लेने के लिए स्पेस वो होता है, मतलब डिवाइस ऑन है या ऑफ वो पता चलता है यहाँ पर इस तरीके का। यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं इन, ये आपके केबल्स के लिए कनेक्ट करने के लिए। फिर यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट्स दिए होते हैं, ठीक है। ये होता है 2 वोल्ट, ये होता है 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट। इस तरीके का बैटरी एलिमिनेटर होता है। क्या होता है ये? बैटरी एलिमिनेटर। अब इसका नाम बैटरी एलिमिनेटर क्यों है? सबसे पहली चीज तो ये देखिए, आप एक चीज समझिए, 12th स्टैंडर्ड के अंदर जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, मतलब जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे, ठीक है,
वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स जो भी लैब में आप करते हो, वो सारे एक्सपेरिमेंट आप डीसी सप्लाई पे करते हो। किस पे करते हो? डीसी सप्लाई पे। एसी सप्लाई पे आप स्कूल लेवल पे कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। जो भी एक्सपेरिमेंट्स आप करोगे स्कूल लेवल पे, वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके डीसी सप्लाई पे होते हैं। इन फ्यूचर अगर आप इंजीनियरिंग करने जाते हो तो वहां पर हो सकता है, अगर आप कोई ऐसी ब्रांच चूज करते हो लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको एसी सप्लाई पे करने होते हैं। ठीक है, उसमें भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। अच्छा, अब डीसी पे आ जाते हैं। तो एक चीज समझिए, ये जो बैटरी एलिमिनेटर है, ये सबसे पहले तो आपने क्या किया होता है कि 220 वोल्ट की सप्लाई आपने ली है। क्या लिया है? 220 वोल्ट की सप्लाई ली है। अब वो 220 वोल्ट की जो आपने सप्लाई ली है, तो उसे कन्वर्ट करता है बैटरी एलिमिनेटर किसमें? डीसी के अंदर। मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम किसने किया? बैटरी एलिमिनेटर किया। अब ये जो बैटरी एलिमिनेटर होता है, इसके अंदर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर भी लगाया होता है। क्या लगाया होता है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे चल के। आगे हमारे कुछ ऑल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर आएगा उसके अंदर हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। बट फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। तो यहाँ पर बैटरी एलिमिनेटर में हमें स्टेप डाउन वोल्टेज, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। किसकी? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि वो वोल्टेज, जो हाई वोल्टेज आ रहा होता है, उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और बैटरी एलिमिनेटर के अंदर एक रेक्टिफायर लगाया होता है। वो रेक्टिफायर क्या करता है? वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर को आप स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जाके। ठीक है, उसे भी डिटेल में हम स्टडी करेंगे, लेकिन कहां पर? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो आपका लास्ट चैप्टर है उसके अंदर हम इस चीजों को स्टडी करेंगे। अच्छा, तो यहां पर क्या हुआ कि एसी को डीसी में कन्वर्ट किया गया। पहले तो वोल्टेज को डाउन किया गया, वोल्टेज को क्या किया गया? डिक्रीज किया गया। उसके बाद में एसी को किस में कन्वर्ट किया? डीसी में कन्वर्ट किया। अब आपको जो रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट वाला वोल्टेज को आप ट्रिगर करते हो। क्या करते हो? ट्रिगर। एक बैटरी एलिमिनेटर ऐसा भी होता है जिसके अंदर कुछ इस तरीके से होता है कि भाई यहाँ पर एक नॉब होता है इस तरीके से, और यहाँ पर एक डार्क पॉइंट दिया होता है, जैसे आपका फैन का जो रेगुलेटर है वैसा। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिए होते हैं कि भाई ये 0, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10 और ये 12, इस तरीके से। तो जो वोल्टेज आपको चाहिए उस नॉब पे आप ले जाओ। अगर 4 चाहिए तो 4 पे ले जाओ, 6 चाहिए तो 6 पे ले जाओ। उससे आपको क्या करना है? सिर्फ ट्रिगर करना है। जितने अमाउंट ऑफ वोल्टेज आपको चाहिए उतना आप यूज करते हो। अब ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अलग अलग अमाउंट ऑफ वोल्टेज पे हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग रीडिंग लेने के लिए। बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई बैटरी एलिमिनेटर के बारे में? बैटरी एलिमिनेटर के बारे में बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है बैटरी एलिमिनेटर के बारे में। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जो भी आपको रिक्वायरमेंट ऑफ डीसी सप्लाई चाहिए वो आपको यहाँ से ले सकते हो। 0 से 12 वोल्ट के अंदर ये वेरी कर रहा है। अच्छा, अब रियोस्टेट समझिए। सेकंड, रियोस्टेट। आप में से किसी ने रियोस्टेट देखा है? हाँ सर। वेट कीजिए एक मिनट। सर। अब देखिए, ये जो है बेटा, ये है आपका रियोस्टेट। ये क्या है? आपका रियोस्टेट है ये। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पर आप देखिए,
ये टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, टर्मिनल सी, कॉइल ऑफ वायर, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ये क्या सारा आपको दिख रहा है? अच्छा, अब यहाँ पर Yes, क्या sir. है कि ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो आपको बताया जा रहा है, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है वो किस पे रोटेट किया जाता है? तो ये एक वायर होता है, कॉइल ऑफ वायर, जिसे हम आगे चल के पढ़ेंगे इंडक्टर के फॉर्म में। मतलब एक वायर ही है, उसको ऐसे ऐसे सोलेनॉइड फॉर्म में उसके ऊपर वाउंडिंग किया जाता है, वाइंडिंग किया जाता है उसका, ठीक है। अब हमें क्या किया जाता है यहाँ पर देखिए, जो टर्मिनल ए है, ठीक है, ये टर्मिनल बी, मान लो हमने क्या किया, एक वायर मैंने कनेक्ट कर दिया टर्मिनल बी पे और दूसरा वायर मैंने कनेक्ट कर दिया टर्मिनल सी पे। कहाँ पे कनेक्ट किया? एक वायर मैंने कनेक्ट किया टर्मिनल बी पे, दूसरा वायर मैंने कनेक्ट किया टर्मिनल सी पे, एंड आफ्टर दैट उसके बीच में मैंने कनेक्ट कर दी क्या? बैटरी। क्या कनेक्ट कर दिया? बैटरी। दिखाई दे रहा है आपको? हेलो, अरे दिखाई Yes, दे sir. रहा है? Yes, sir. हाँ, तो अब क्या होगा कि टर्मिनल बी से जब आपने इनपुट दिया, ठीक है, तो कहां से बाहर निकलेगा वो? टर्मिनल सी से, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन टर्मिनल बी से टर्मिनल सी के बीच में रहेगा, यस और नो? देखिए, समझिए, जैसे ये टर्मिनल बी पे मैंने कांटेक्ट दिया, ठीक है, मतलब एक वायर है जो टर्मिनल बी से मैंने लिया और एक वायर है टर्मिनल सी से मैंने ले लिया। अब क्या होगा कि जब आप इसको स्लाइड करेंगे तो देखो, इतने ही पार्ट का रेजिस्टेंस काउंट करके ये बाहर आ जाएगा करंट, यस और नो? Yes. भाई इतने पार्ट का ही तो ये काउंट करेगा रेजिस्टेंस। Yes, sir. अगर ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊं, ठीक है, तो क्या होगा? ये कहां से कहां तक का रेजिस्टेंस काउंट करेगा? यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस काउंट बढ़ करेगा, जाएगा। ठीक है। और अगर ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मैं पीछे ले जाऊं, यहाँ पे ले आऊं, तो क्या ये इतना ही रेजिस्टेंस काउंट जीरो की करेगा? तरह। तो पोटेंशियल यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि करंट हमने यहाँ से इनपुट किया, इतने में करंट फ्लो हुआ और यहाँ से सीधा बाहर आ गया। आई बात समझ में? Yes, sir. बोलो, क्लियर है? सर, Yes, sir. सर एक बार और एक्सप्लेन करो। समझिए, फिर सर? से बताता हूँ। यस, अगर बी की जगह पे हम मतलब ए पे कनेक्ट कर दे तो टर्मिनल सी के साथ, तो जीरो रहेगा। नहीं, देखो तो क्या होगा, मान लो आपने ये कहा कि चलो टर्मिनल ए पे डाला आपने, यहाँ से आपने इनपुट दिया, ठीक है, अब क्या होगा, ये इतने में गया और ये यहीं से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हम्म। जेई 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, दैट हाउ कैन वी यूज इट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो क्या करना था? कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखो, 2 मार्क में पूछा गया था कि मान लो ये आपका रियोस्टेट है, क्या है ये आपका? रियोस्टेट। तो आपको पोटेंशियल डिवाइडर की तरह अगर यूज करना है तो आपको आउटपुट किसके अक्रॉस लेना पड़ेगा? ए और सी के अक्रॉस आउटपुट लेना पड़ेगा। तो ये कैसे बिहेव करेगा? एज अ पोटेंशियल डिवाइडर बिहेव करेगा। देखो, ये बैटरी लगा दी कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहां से करंट फ्लो होगा। अब आप क्या करोगे? आउटपुट यहाँ पे ले लो, ए और सी के अक्रॉस। समझ में आया? समझ में आया? अरे यार, मतलब देखो, ये आपको दिया है कुछ इस तरीके से, ये ए हो गया, ये बी हो गया। क्या ये वेरिएबल रजिस्टर का साइन है? पहले चीज तो ये बताओ। यस सर। वेरिएबल रजिस्टर को एक इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ये तो पता है ना? या ये भी नहीं पता अभी तक? हाँ सर, पता है सर। ठीक है, Yes, ये sir. सिंबल्स होते हैं, राइट। अब हमने यहाँ पर ये किया कि ये आपका वेरिएबल रजिस्टर ले लिया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया,
और ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है। अब ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट क्या है कि आप इसको यहाँ ले जाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, यहाँ ले जाओगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? और ये हमने पॉइंट सी ले लिया। अब यहाँ पर अगर एक बैटरी कनेक्ट की हुई है इस तरीके से, समझ में आ रहा है कुछ? ये तोते उड़ रहे हैं। हेलो, आ रहा है सर। अच्छा आ रहा अब है यहाँ पर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस आप वोल्टेज निकालो। ए बी के अक्रॉस आपने बैटरी को अप्लाई किया बेटा, और एसी के अक्रॉस आपने आउटपुट लिया, यहाँ पर आप आउटपुट लोगे तो ये एज अ पोटेंशियल डिवाइडर एक्ट करेगा, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। क्योंकि अगर आप देखो, अब अगर ये रजिस्टर है, ठीक है, अब इसी रजिस्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसी रजिस्टर को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अगर इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, समझ में आ रहा है भाई? ये एक बड़ा Yes, रजिस्टर sir. है, इसको मैंने ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट से यहाँ पे लेके आया, तो इतना ही तो रेजिस्टेंस काउंट होगा ना। अगर यहाँ पर मैं टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट दे रहा हूँ तो ए और बी के अक्रॉस कितना वोल्ट आता है, 10। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे इतना ही रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है तो I इंटू आर करोगे तो इसके अक्रॉस तो इतना ही आएगा, I इंटू R1। अगर ये R1 है तो I इंटू R1, तो इतना ही तो वोल्टेज मिलेगा आपको। Yes, sir. तो ये क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। तो इसे पोटेंशियल होगा। डिवाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पोटेंशियल डिवाइडर। तो इसे हम कह सकते हैं इट कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, इट कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। 10th स्टैंडर्ड में भी ये आता है, सीबीएसई में नहीं, आईजीसीएसई में, जो इंटरनेशनल बोर्ड है सीआईई का, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसके अंदर पोटेंशियल डिवाइडर आता है। ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. एनीवन हैज एनी सर डाउट? आगे वाली स्लाइड करो ना एक बार, हो गया। एनीवन हैज एनी डाउट? भाई किसी को कोई डाउट है?